जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी से संबंधित 150 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। विश्वास कीजिएगा, यदि आप परीक्षा से पहले इस पूरी वीडियो को देखकर जाते हैं तो बायोलॉजी से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो ये भी आपका अरस्तु ही हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो फादर ऑफ बायोलॉजी हो चाहे फादर ऑफ जूलॉजी हो, तो दोनों का फादर जो है वो एक ही है, अरस्तु। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीनियस। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, सिस्टेमा नेचर, जिसमें जीवधारियों 2 भागों में बांटा हुआ है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कैरोलस लीनियस ने। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम नाम पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरोलस लीनियस के द्वारा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिक नामकरण पहला शब्द किससे संबंधित होता है? तो जीव वंश के नाम से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। ये भी आप याद रखेंगे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो ये जाति है। अगला सवाल है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल है, जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? तो ये मोनेरा जगत के प्राणी हैं। शैवाल पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे किस जगत के अंग है? ये पादप जगत के अंग है। ये भी आप याद रखेंगे। एक कोशीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये भी आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। जीवधारियों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? तो ये कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जो किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन के कहा जाता है साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? तो जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में एक कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव पाया जाता है। जीव द्रव्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल होता है? तो 80% भाग पर जल होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 76%। आगे देख लेते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम को। बहुत बार इसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। कौन सी कोशिका वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में उपस्थित होती है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती रहे और मैं वीडियो नई नई बनाता रहूं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइक्रो जो प्लाज्मा होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है।
सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है न्यूरॉन में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलेट ने जो है की थी 1955 में। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए? तो इसका हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। कोशिका के अणु को यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी जो काय होते हैं उसको कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तार काय सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। किसके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य का नामकरण किससे किया जाता था? तो ये पुरकेजी ने किया था इसका नाम। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण होता है, जिसे हम हिंदी में पर्णरहित कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? तो ये हरित लवक को किचन ऑफ सेल्स कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। पत्तियों का रंग पीला किस पिगमेंट निर्माण के कारण होता है? तो ये कैरोटीन के द्वारा होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वैसे टोटल जो होते हैं वो आपके होते हैं 46। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो ये गुणसूत्रों को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। अनुवांशिकता संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका चुनाव किया था? तो ये मटर के पौधे का चुनाव किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये विंडल एवं टैटम ने किया था। आगे देख लेते हैं। माता पिता के गुणसूत्रों का उनकी संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो ये गुणसूत्रों के द्वारा होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नर मनुष्य में यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या क्या रहती है? वो XY गुणसूत्र रहते हैं। और जो मादा होती है उसमें XX गुणसूत्र रहते हैं। जब एक मेल और एक फीमेल का मेल का Y और फीमेल का X दोनों मिलते हैं तो लड़के की उत्पत्ति होती है। और जब मेल का X और फीमेल का X मिलते हैं तो लड़की की उत्पत्ति होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिंग निर्धारण में किसका क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? इसका देख लेते हैं जवाब। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 22 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये जीनोम कहते हैं। जंतु तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो ये प्राणी विज्ञान में कहते हैं, जिसे हम जूजोलॉजी कहते हैं। एक कोशिकीय प्राणी किसके संग में आते हैं? ये प्रोटोजोआ के संग में आते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु किस संघ से संबंधित है? तो ये पेरीफेरा से संबंधित है। संघ पेरीफेरा के उदाहरण कौन से हैं? साइकेन, माथेनिया, स्पंज आदि। जलीय द्विस्तरीय प्रणाली किस संघ से संबंधित है? तो ये आपका सिलेंट्रेंटा किससे संबंधित हो जाएगा। आगे चलते हैं। संघ सिलेंट्रेट्रा के उदाहरण हाइड्रो, जेलीफिश, सी एनिमोम, मूंगा, इस प्रकार के ये इसके उदाहरण हैं। केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो एनीलिंडा संघ का प्राणी है। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो ये 4 जोड़ी होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष होते हैं। किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं? तो इकाई नोडमेरमेंटा के जो है संघ समुद्री जीव होते हैं। यानी कि इसमें पूछा है किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं? तो जो इकाई नोडमेरटा के जो जीव होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। किस संघ के जीवों में कवच सदैव उपस्थित होता है? तो मोलास्का में जो है
कवच सदैव उपस्थित होता है, जिसे हम सीपी घोंघा कहते हैं। किस वर्ग में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो पक्षी वर्ग में जो मूत्राशय होता है वो नहीं होता है, वो जहाँ देखें वहीं कर देते हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो ये हेलोडर्मा हो जाती है, विश्व की एकमात्र छिपकली जिसका नाम हेलोडर्मा है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो कीवी और एमू जो है ना उड़ने वाले पक्षी हैं। आगे देख लेते हैं, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव में होता है? तो ये बकरी के रक्त का होता है। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। अगला देख लेते हैं, तंत्रिका उत्तक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में उक्त रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये 7% होता है, ये आप याद रखेंगे। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय होता है। आगे चलते हैं, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा और रुधिराणु जो है रक्त में पाए जाते हैं। रक्त में लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो ये 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो ये 90% जो है जल पाया जाता है प्लाज्मा में। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, ये भी आप नोट करेंगे। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रिनोजेन जो है ये प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। रोधाणु के कितने भाग होते हैं? तो ये 3 भाग होते हैं। जैसे लाल रक्त कणिका है जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका हो जाएगी वाइट ब्लड सेल्स। रक्त बिंबाणु होता है ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो ये लीवर में हो जाती है। और प्लीहा जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किन स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट और लामा में। रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा लोहा यौगिक पाया जाता है? तो ये हेमेटिन पाया जाता है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो रेड ब्लड सेल्स करता है। मनुष्य के रक्त में किसकी कमी होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है, ये भी आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। शरीर में प्रतिरोधक रक्षक का कार्य कौन करती है? तो ये WBC करती है, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन का होता है मात्र। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा बोन मार्वो में, जिसे आप समझते हैं। WBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये रक्त में ही हो जाती है। आगे देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। शरीर में प्रतिरोधक रक्षा का कार्य कौन करती है? वो WBC करती है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन का। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। दोबारा रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, इस तरीके से हमारा दोहराया भी जाएगा। WBC की मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में। आगे चलते हैं, रक्त बिंबाणु का निर्माण कार्य कहाँ होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। डेंगू ज्वर होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन K सहायक होती है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण है? तो फाइब्रिनोजन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है रक्त का थक्का बनाने में। शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा कौन करता है? तो ये रक्त ही करता है, हमारे WBC जिसको हम कहते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये लीवर में ही होता है। किसकी सहायता से होता है? ये विटामिन K की सहायता से होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सामान्य रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो 2 से 5 मिनट का समय लगता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल
लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में। मनुष्य के रक्त में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन का। आगे देख लेते हैं, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो ओ रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहते हैं। सर्वग्राही का रक्त कौन सा होता है? तो ए बी जो है वो रक्त सर्वग्राही होता है। रक्त को वाहिनों में जमने से रोकता है कौन? हिपेरीन। हिपेरीन का निर्माण कार्य किस अंग में होता है? तो ये यकृत में होता है। शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहते हैं, ब्लड बैंक, स्प्लीन। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये लिम्फोसाइड कणिकाएं के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी प्लेटलेट्स को जाना जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितने बार रक्तदान कर सकता है? तो 400 ml रक्तदान कर सकता है, जिसको हम एक यूनिट कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 से 80 होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, रक्तदाब को किस तंत्र में यंत्र में मापा जाता है? तो सिस्मो जो इस ग्रो मैनोमीटर होता है, इसमें रक्त का दाब नापा जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो ये मुख में होता है। तो जैसे हम कोई सेब खाते हैं, तो अगर सेब में कोई बैक्टीरिया है तो खाते खाते हमारे जो लार है, लार में ऐसे जो है हमारे जो है एंटीबायोटिक रहते हैं, जो उसमें कीटाणु होते हैं उनको वहीं समाप्त कर देता है और भोजन अंदर जो है चला जाता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टॉयलिन एंजाइम निकलता है। आगे देख लेते हैं, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो ये 4 घंटे तक पड़ा रहता है, उसके बाद फिर नीचे डाउन में जाता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? तो ये पेप्सिन व रेनिन होते हैं। अगला सवाल है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम अभी बात कर रहे थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से कैसा बनता है? तो ये अम्लीय बनता है। लार किसके पाचन में मदद होता है? स्टार्च के, ये भी आप ध्यान रखें। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 30 फीट, इसको भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ये लार ग्रंथि है। अमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि वीडियो देखने के बाद में मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको कोई त्रुटि या कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो रेनिन एंजाइम जो है वो मदद करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन ग्लूकोज युग्म होता है? तो कैसीन लैक्टोज होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।